नए नियमानुसार यदि ओसीआई कार्ड धारक पर ऐसे अपराध का आरोप पत्र दायर हो जिसकी अधिकतम सज़ा 7 साल या उससे ज़्यादा हो तो इसका करेक्ट आंसर है पंजीकरण रद्द हो सकता है। नए नियमानुसार यदि ओसीआई कार्ड धारकों पर ऐसे अपराध का आरोप पत्र दायर हो जिसकी अधिकतम सज़ा 7 साल या उससे अधिक हो तो पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। यह नियम गृह मंत्रालय ने प्रवासी भारतीय नागरिकों यानी ओसीआई कार्ड धारकों के लिए जारी किए हैं। ओसीआई कार्ड धारकों के आपराधिक मामलों में दोषी पाए जाने या गंभीर आरोप पत्र दायर होने पर इनके पंजीकरण अब रद्द हो सकते हैं। इन कार्ड धारकों को 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा मिलने पर इनके पंजीकरण रद्द किए जा सकते हैं। इन कार्ड धारकों द्वारा अपराध भारत या विदेश कहीं पर भी हुआ हो, भारतीय कानून मान्य होने पर नियम लागू होगा। इन कार्ड धारकों द्वारा गलत जानकारी, धोखाधड़ी या तथ्य छुपाकर पंजीकरण कराने पर कार्ड निरस्त किए जा सकते हैं। इनके द्वारा संविधान विरोधी गतिविधि या दुश्मन देश से संबंध रखने पर भी पंजीकरण रद्द हो सकता है। वहीं 5 वर्षों के अंदर 2 साल से अधिक की सज़ा होने पर भी यह रद्दीकरण संभव है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, विदेश संबंध या जनहित को खतरे में रखने पर भी यह पंजीकरण खत्म किया जा सकता है। प्रवासी भारतीय नागरिक यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इस योजना की शुरुआत 2005 में की गई थी और यह योजना नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7D के तहत शुरू की गई। इसके तहत भारतवंशी विदेशी नागरिकों को वीज़ा मुक्त यात्रा और दीर्घकालिक भारत निवास की सुविधा दी जाती है। यह सुविधा उन विदेशी नागरिकों को मिलती है जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के नागरिक थे या उनके पूर्वज भारत के नागरिक थे। हालांकि यह सुविधा उन व्यक्तियों को नहीं मिलती जो कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे हों या उनके बच्चे, पोते पोती या परपोते या परपोती हों। यह कार्ड आजीवन वीज़ा सुविधा देता है लेकिन भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं करता। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में खोजा गया वायरस PELV1 इनमें से किसे संक्रमित करता है? इसका करेक्ट आंसर है समुद्री प्लवक। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में खोजा गया नया और विशाल वायरस PELV1 समुद्री प्लवक को संक्रमित करता है। वैज्ञानिकों द्वारा इसे उत्तर प्रशांत उपोष्णकटिबंधीय घूर्णन क्षेत्र में खोजा गया। इस वायरस की खासियत है इसमें 2 पूंछें हैं जिनमें एक सबसे लंबी मानी गई है यानी 2.3 माइक्रोमीटर लंबी पूंछ, जो अब तक दर्ज सबसे बड़ी पूंछ है। इस वायरस का कैपिसाइड 200 नैनोमीटर का है लेकिन इसकी असाधारण पूंछ इससे अलग बनाती है। कोविड-19 वायरस से इसकी पूंछ लगभग 19 गुना बड़ी है। टाइम लैप्स इमेजिंग से पता चलता है कि इसकी पूंछ कोशिका से जुड़ने और संक्रमण में मदद करती है। कोशिका में प्रवेश करने के बाद यह पूंछ गायब हो जाती है, यानी यह केवल बाहर ही बनती है। इस वायरस का जीनोम बहुत बड़ा है, यानी इसमें 4,59,000 बेस पेयर्स और 467 जिन हैं। इसमें से कई जिन ऐसे हैं जो सामान्यतः सिर्फ जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो ऊर्जा उत्पादन और प्रकाश संग्रहण प्रोटीन से होते हैं। यह घटनाएं ये संकेत देती हैं कि यह वायरस स्वयं कुछ जैविक गतिविधियां कर सकता है। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन और NO2 की पहचान करने वाली कम खपत वाली सेंसर तकनीक विकसित की है? इसका करेक्ट आंसर है IISER तिरुवनंतपुरम। IISER तिरुवनंतपुरम के वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन और NO2 की पहचान करने वाली कम ऊर्जा खपत वाली सेंसर तकनीक विकसित की है। हाइड्रोजन जो स्वच्छ ईंधन है लेकिन यह अत्यधिक ज्वलनशीलता के कारण इसकी तुरंत पहचान ज़रूरी है। वहीं NO2 एक जहरीली गैस है जो गैस स्टोव और ईंधन जलाने से निकलती है और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह नया सेंसर निकल ऑक्साइड नैनोबीम्स और नैनोवायर्स पर आधारित है, जिसमें जिंक ऑक्साइड की परत शामिल है और इसके माध्यम से PN जंक्शन बनाया गया है।
इन गैसों के संपर्क में आने पर सेंसर की चालकता तेज़ी से बदलती है। परंपरागत सेंसर महंगे पैलेडियम पर आधारित होते हैं, जबकि निकेल एक सस्ता और अधिक प्रभावी विकल्प साबित हुआ है। यह नई तकनीक कमरे के तापमान पर काम करती है और पोर्टेबल डिवाइसों में इस्तेमाल हो सकती है। इस सेंसर का विकास DST के नैनो मिशन के अंतर्गत हुआ है। इसे छोटे AI आधारित और इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसों के लिए अनुकूल बनाया जा रहा है। इस सेंसर का उपयोग हाइड्रोजन रिसाव की पहचान, शहरी प्रदूषण की निगरानी, औद्योगिक सुरक्षा तथा रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के लिए कुल बजट कितना रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर है 1 लाख करोड़। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2025 को शुरू किया गया, इसका बजट कुल 1 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। यह बजट 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ नई नौकरियां सृजित करेगा। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये का प्रोत्साहन 2 किश्तों में मिलेगा। इस मिशन के तहत पहली किश्त 6 महीने काम करने के बाद और दूसरी किश्त 12 महीने पूरे होने पर मिलेंगे और यह हिस्सा बचत में सुरक्षित होगा। दूसरी किश्त के लिए वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल पूरा करना अनिवार्य होगा। वहीं ये योजना नियोक्ताओं के लिए भी है, जिसके तहत नए कर्मचारियों पर प्रति माह 3,000 तक का प्रोत्साहन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 4 वर्ष तक इसे लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 2 नए अतिरिक्त लोगों को नौकरियां देनी होंगी और 50 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 5 नए कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी। इस योजना के तहत भुगतान भाग ए यानी युवाओं को सीधे उनके बैंक खातों में DBT के माध्यम से पैसे पहुंचेंगे। वहीं भाग बी, जो नियोक्ताओं से संबंधित है, उनके पैन से लिंक्ड खातों में ये पैसे पहुंचेंगे। इस योजना की पात्रता है UN सक्रिय होना, EPFO में पंजीकरण होना और योजना के निर्धारित शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है। इस योजना का उद्देश्य है रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, युवाओं को उनकी पहली नौकरी दिलाना और सामाजिक सुरक्षा और बचत को प्रोत्साहित करना। इसरो ने अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में स्पेस लैब खोली? इसका करेक्ट आंसर है शी योमी। इसरो ने अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में मेचुका में पासंग वांगचुक सोना स्पेस लैब खोली है। यह पहल मुस्कान फाउंडेशन के सहयोग से शुरू की गई है, जिसका उद्घाटन 16 अगस्त 2025 को वहां के शिक्षा मंत्री पासांग दोरजे सोना द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य है छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक में व्यावहारिक अनुभव देना। यह युवा वैज्ञानिक सोच, नवाचार और जिज्ञासा को प्रोत्साहित करेगा। इस योजना के तहत ग्रामीण छात्रों में STEM शिक्षा में भागीदारी को भी बढ़ाना है। यह सुविधा शहरी और ग्रामीण शिक्षा के अंतर को कम करेगी और इस प्रयोगशाला का नाम शिक्षा मंत्री के पिता पासांग वांगचुक सोना के सम्मान में रखा गया है। यह दूर दराज क्षेत्रों में आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। इसके तहत छात्रों को अंतरिक्ष अनुसंधान और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं इसरो का उद्देश्य है वैज्ञानिक साक्षरता बढ़ाना और भविष्य में वैज्ञानिक तैयार करना और साथ ही राज्य सरकारों और NGOs के साथ मिलकर अविकसित क्षेत्रों में प्रयोगशालाएं और नवाचार केंद्र स्थापित करना भी है। इससे पहले अन्य राज्यों में भी इसरो के स्पेस लैब और छात्र उपग्रह कार्यक्रमों में विज्ञान रुचि बढ़ी है। डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय T20 में किस रिकॉर्ड को तोड़ा? इसका करेक्ट आंसर है विराट कोहली का T20 छक्कों का। डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली का T20 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब वे अंतर्राष्ट्रीय T20 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। डेवाल्ड ब्रेविस
दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली के पास था, जिन्होंने 10 पारियों में 12 छक्के लगाकर यह रिकॉर्ड स्थापित किया। इसके अलावा ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 में 22 गेंदों में अर्धशतक भी जड़ा। इस दौरान उन्होंने 1 चौका और 6 छक्के जड़े। ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का भी रिकॉर्ड स्थापित किया। इन्होंने मात्र 22 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। वहीं इससे पहले यह रिकॉर्ड रवि बोपारा के पास था, जिन्होंने 23 गेंदों में अर्धशतक लगाए। 3 मैचों की सीरीज़ में ब्रेविस ने 204 के स्ट्राइक रेट से कुल 180 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी पुण्यतिथि 16 अगस्त 2025 को मनाई गई? इसका करेक्ट आंसर है 7वीं। 16 अगस्त 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वे कवि, लेखक, वक्ता और 3 बार के भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल निभाया। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत 1950 में भारतीय जनसंघ से हुई। 1980 में भाजपा की स्थापना के समय वे इसके पहले अध्यक्ष बने। प्रधानमंत्री रहते हुए इनका कार्यकाल रहा वर्ष 1996 में 13 दिन का, वर्ष 1998 से 99 तक 13 माह का, वहीं वर्ष 1999 से 2004 तक पूर्ण कार्यकाल रहा। प्रधानमंत्री रहते हुए इनके मुख्य चुनौतियां रहीं 1999 का कारगिल युद्ध, वर्ष 2001 का संसद हमला और वर्ष 2002 का गुजरात दंगे। इन्हें वर्ष 1992 में पद्म विभूषण और वर्ष 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनका निधन 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में हुआ और इन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इनका जन्मदिन 25 दिसंबर को होता है, जिसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रमुख उपलब्धियां: पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण 1998, स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान, पाकिस्तान के साथ शांति पहल और लाहौर बस यात्रा 1999 में। साथ ही इन्होंने आर्थिक सुधार किए और निजी निवेश को भी बढ़ावा दिया। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और डिटेल करंट अफेयर्स अपडेट के लिए चैनल विजिट करें।